जैसा आप लोग अब 12th क्लास में आ चुके हैं, तो आपका ये फर्स्ट टॉपिक जो होने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होने वाला है। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपकी फर्स्ट यूनिट भी होगी 12th की, और यही फर्स्ट चैप्टर भी होने वाला है। इसमें फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट यूनिट में ही फर्स्ट चैप्टर ये है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इसी की स्टडी करनी है हमने। तो इसकी स्टडी करने से पहले हमें कुछ नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स क्या चीजें हैं, ये पूरी का क्या कहानी है। स्टैटिक्स, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप देखेंगे यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ आपको। अब तक हमने 11th क्लास में पढ़े थे, देयर आर फोर काइंड ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस, ओके। एक फोर्स था आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन फोर्स। एक था आपका सेकंड आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स, और एक आएगा आपका वीक इंटरैक्शन फोर्स, और एक आएगा स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन फोर्स, ओके। तो अभी हमने ग्रेविटेशन फोर्स की स्टडी कर चुके हैं हम लोग, तो हम अभी स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स के स्टडी करने वाले हैं। उसी चीज को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ये दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। एक है इलेक्ट्रिसिटी, और एक है दूसरा बेसिकली मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का जो हमें सम अप किया, इसका मुझे मिला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ओके। इसी की हम स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे। और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग और कुछ जानेंगे। पहले उससे पहले जरा ये ओके। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिसिटी, ये हमने अभी फिलहाल हमने ये वाला टॉपिक पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक पढ़ना है। मैग्नेटिज्म थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, जब कंप्लीट हो जाएगी पूरी यूनिट, तो हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। इस इलेक्ट्रिसिटी को हम कंपेयर करेंगे बेसिकली ग्रेविटेशन फोर्स के साथ, एग्जैक्टली वो ग्रेविटेशन फोर्स के साथ हम इसे कंपेयर करेंगे बाई 1 to 1 फैक्टर। सारे वही फैक्टर है। हमने 11th क्लास में ग्रेविटेशन फोर्स काफी डीप पढ़ा था, उसी का हम फायदा उठाएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी को उसी बेस पे पढ़ेंगे, एग्जैक्टली कैसे ग्रेविटेशन की तरह इलेक्ट्रिसिटी काम कर रही है, ठीक है, ये चीज। तो हमें याद होगा जो ग्रेविटेशन था, उस ग्रेविटेशन में जो फंडामेंटल था, जिसकी वजह से ये फोर्स हमें पढ़ना पड़ा था, तो वो जो फंडामेंटल चीज थी, या फिर जो ऑब्जेक्ट था, फंडामेंटल जो वहां पे ऑब्जेक्ट था, वो था आपका मास। और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी में आपका जो फंडामेंटल होगा, वो होगा आपका चार्ज, बेसिकली चार्ज। वहां जो काम मास कर रहा था, यहाँ चार्ज कर रहा है। बट डिफरेंस ये है कि यहाँ जो मास है, यहाँ आपका एक ही मास होता था, ओनली वन काइंड ऑफ मास, ठीक है। बट यहाँ पे जो चार्ज होंगे आपके पास, ये चार्ज टू काइंड के होंगे। टू काइंड, एक को हम पॉजिटिव नाम देंगे, एक को नेगेटिव देंगे। ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव बस जस्ट कन्वेंशन है। एक को ब्लैक, एक को व्हाइट भी बोल सकते थे हम लोग, एक को अप, एक को डाउन भी बोल सकते थे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें पॉजिटिव और नेगेटिव बोलना। बेसिकली है क्या, एक काइंड का फोर्स, ये चार्ज ये है, और एक उसके जस्ट अपोजिट काइंड का चार्ज ये है। इनको हमने नाम देने के लिए एक पॉजिटिव और एक को नेगेटिव बोल दिया, बेसिकली ये जो चार्ज है। बट है क्या, एक चार्ज है कुछ अलग नेचर का, और एक उसके बिल्कुल डिफरेंट नेचर का है। तो ये दो चार्जेस हैं इनकी। अब ये चार्ज की हमें स्टडी करनी है, इलेक्ट्रिक चार्ज की हमें स्टडी करनी है। हाँ, अभी बेसिकली हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिसिटी कैसे, अभी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात पे लाऊंगा मैं आपको, बट अभी देखना आप इलेक्ट्रिसिटी को कैसे पढ़ाऊंगा बेसिकली। तो इलेक्ट्रिसिटी को देखना, द फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ स्ट्रीम, ओके। ये जो चार्ज होगी, या फिर स्ट्रीम ऑफ चार्जेस, ओके। जो चार्ज जो फ्लो कर रहे हैं, बेसिकली जो चार्ज में फ्लो कर रहे होंगे, उन्हीं की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने वाली है। ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, इसको मैं कंप्लीट करूंगा, बट अभी के लिए ये आपने समझना है। बट अभी देखो, ये सारा चीज हमें नहीं पढ़ना है। अभी हमने ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों जनरेट हो रही है, बेसिकली कॉजेस क्या है, ठीक है। या फिर बहुत सारी चीजें आएंगी, यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स आने वाले हैं, उन चीजों को समझेंगे। तो बेसिकली ये देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये जो दो टर्म्स है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, आपने जैसे 11th क्लास में पढ़ा था, स्टैटिक्स का मतलब होता है आपका स्टैट, जो स्टेशनरी,
स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है बेसिकली, ये रुका हुआ है बेसिकली, ठीक है। जब ये कंडीशन फिक्स है, ये रुका हुआ है, स्टेशनरी है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बेसिकली फील्ड ना बोलूं मैं अभी क्योंकि अपने फील्ड नहीं पड़ा हुआ है, बट जो कंडीशन होगी बेसिकली, ठीक है, जो कंडीशन आ रही होगी रुके हुए चार्ज की वजह से क्या क्या केसेस बनते होंगे, ठीक है, वो चीज हम अभी पढ़ेंगे। ओके, जब ये चार्ज, अभी हम एक केस में पढ़ेंगे, ये रुका हुआ चार्ज, ओके, चार्ज के 3 केसेस बनाऊंगा मैं। जब चार्ज रुका होगा आपका, स्टेशनरी होगा, तो हम इसे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैट्स में, इलेक्ट्रोस्टैट्स में, ओके। और जब ये चार्ज मूव कर लेगा एक डिफाइन और पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, इसी को हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। और जब यही चार्ज आपका एक्सीलरेट करेगा, मूव करेगा विद एक्सीलरेशन के साथ, तो इसे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, इसे आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, ठीक है। ये एक्सीलरेटेड चार्ज होगा, जब एक्सीलरेशन वाला चार्ज होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये मूविंग होगा यूनिफॉर्म स्पीड के साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी में। और जब रेस्ट पे होगा तो मैं यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ने वाले, ओके। ये अब देखना आप कैसे हम इसको एनालॉजी, इस एनालॉजी को डायरेक्टली ग्रेविटेशन पोटेंशियल के साथ सॉरी ग्रेविटेशन के साथ कनेक्ट करने वाले एग्जैक्टली, ठीक है। तो देखना आप, ग्रेविटेशन में आपने एक फोर्स पढ़ा था, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये न्यूटन का लॉ था जो फोर्स देता था किसी भी मास वाले पार्टिकल पे, जो मास होता था किसी मास वाले, कितना फोर्स लग रहा होगा, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। एक सिंपल लॉ से इस तरीके से हम देते थे। वैसे ही अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई फोर्स लग रहा होगा, अगर इसे Fg बोलूं, अगर इसे Fe बोलूं, तो ये आ रहा होगा आपका k टाइम्स q1 q2 बाई आर स्क्वायर, ओके। यहाँ m1 m2 मास थे आपके, यहाँ q1 q2 चार्जेस हैं आपके, यहाँ g ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, यहाँ q k जो है आपका वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से कूलम्ब कांस्टेंट बोलेंगे हम इसको। और r इन दो चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो है, यहाँ दो चार्ज मासेस के बीच की जो डिस्टेंस थी वो r, ओके। इस तरीके से हम इसे पढ़ेंगे। और थोड़ी सी और आगे बढ़ने में इसमें, जैसे वहां पे आपने ग्रेविटेशन फील्ड पढ़ा था, ग्रेविटेशन फील्ड पढ़ा था, यहाँ हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तो एक अलग चीज बन जाएगा, पर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे हम। जैसे ग्रेविटेशन फील्ड आपने पढ़ा था, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे हम लोग इसको, ओके। और अब देखेंगे हम लोग जैसे आपने वहां पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल पढ़ा था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे आप सेम। और जब वहां पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल का डिफरेंस था तो कुछ वर्क डन मिल रहा था आपको, ऐसे सेम केस यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का डिफरेंस जो होगा कुछ वर्क डन होगा हमें, और ऑब्जेक्ट वहां लिखा होगा मास। अगर ग्रेविटेशन पोटेंशियल यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से ये ग्रेविटेशन फील्ड, ये पोटेंशियल ग्रेविटेशन पोटेंशियल की एक सरफेस ये, और इन दो सरफेसेस के बीच में अगर डिफरेंस है, अगर डिफरेंस नहीं है, अगर एक सरफेस यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो ये बॉल कहीं नहीं जाने वाली, ये यहीं रहेगी, ओके। बट एक सरफेस यहाँ पे है और एक यहाँ पे है और एक नीचे है सरफेस, तो एक सरफेस से मैं छोड़ूंगा तो ये मूव कर जाएगा बेसिकली, ओके। तो देखो, और हायर पोटेंशियल, ये ग्रेविटेशन हायर पोटेंशियल, ये यहाँ पे हायर पोटेंशियल में है, ये लोअर पोटेंशियल, और हमेशा हायर टू लोअर में मूव कर रहा था हमारा पार्टिकल, ओके। सेम केस यहाँ पे आने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, एक आपका हायर पोटेंशियल होगा और एक होगा आपका लोअर पोटेंशियल, ओके। हाँ, ग्रेविटी आपकी इस डायरेक्शन के अलावा, वर्टिकल डायरेक्शन के अलावा बात काम करती थी, इसलिए मैंने इस फील्ड को ऐसे ही अप एंड डाउन में दिखाया। बट यहाँ पे कोई डायरेक्शन, इस तरह के डायरेक्शन का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि एक ही डायरेक्शन के अलावा मूव कर रही होगी, हर डायरेक्शन के अलावा मूव कर रहा होगा, ठीक है, ओके। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट इस तरीके से जनरेट होगा आपका। दो पोटेंशियल सरफेस जो होगी बेसिकली, जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल की जो दो सरफेसेस होगी, इनके बीच में जो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस की वजह से, जैसे ग्रेविटेशन फील्ड वाले में देखा हमने कि दो पोटेंशियल ग्रेविटेशन पोटेंशियल दो सरफेसेस थी, तो उनकी वजह से जो डिफरेंस था उसकी वजह से हमारा मास फ्लो किया था, मास में फ्लो करना शुरू किया था। वैसे ही जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो सरफेसेस हैं,
कुछ इसमें यहाँ पे कुछ अलग और यहाँ पे कुछ अलग है। पोटेंशियल जब दोनों के अलग अलग होगा, ग्रेविटेशन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जब डिफरेंस होगा तो यहाँ चार्ज का फ्लो होने लग जाएगा, और उसी चार्ज के फ्लो की वजह से जो करंट जनरेट होगा उसी को हमने पढ़ना है। ओके, ये चैप्टर इस तरीके से इसके लिंक करेंगे हम लोग। ओके, और इससे हाँ, अब थोड़ी सी चार्ज के बारे में। आप चार्ज को सबसे बेहतर केमिस्ट्री में पढ़ सकते हैं, आपने पढ़ा भी है उसमें। वही चीज थोड़ी सी हम डिस्कस करेंगे। दो प्लास्टिक रॉड्स लेने वाला हूं मैं, एक प्लास्टिक रॉड एक ये प्लास्टिक रॉड। ओके, ये अभी जब इनिशियली मैं देखूंगा तो ना तो एक दूसरे को रिपल कर रहे होंगे ना अट्रैक्ट कर रहे होंगे, बेसिकली ये न्यूट्रल है। ओके, बट जब मैं इन रॉड्स को, ये मेरी एक फर ले लिया मैंने, ओके फर, तो इस फर पे जब मैं इसे रब करूंगा इन दोनों रॉड्स को, और थोड़ी देर बाद जब इन दोनों रॉड्स को अलग अलग लेके जाऊंगा, सॉरी एक साथ लाने की कोशिश करूंगा इस तरीके से, तो ये रिपल्सन क्रिएट हो जाएगा। रिपल्सन क्रिएट हो जाएगा। हुआ क्या, बेसिकली पहले न्यूट्रल थे, मैंने क्या किया, फर पे इन दोनों को रब किया, रब करने के बाद इन पे कोई चार्ज का ट्रांसफर हो गया। ये चार्ज का ट्रांसफर होगा बेसिकली, ठीक है, हो सकता है इस पे मैं मानता हूँ ये नेगेटिव चार्जेस आ गए हैं, और इस नेगेटिव चार्जेस की वजह से ये एक दूसरे को रिपल करने लगती है। यहाँ से यहाँ चार्जेस ट्रांसफर हुए, यहाँ से यहाँ चार्जेस ट्रांसफर हुए, यहाँ से यहाँ चार्जेस ट्रांसफर हुए, और ये नेगेटिव चार्ज हो गए बेसिकली। और ये जो नेगेटिव यहाँ से यहाँ चार्जेस ट्रांसफर हुए, यहाँ से यहाँ चार्जेस ट्रांसफर हुए, और ये नेगेटिवली चार्ज हो गए, और ये नेगेटिवली चार्ज रॉड है अब एक दूसरे को रिपेल करने लगे। ओके, ये रिपल्सन हम दोबारा पढ़ रहे हैं, ये रिपल्सन का केस हो गया। अब दूसरी केस में मैं क्या लेता हूँ, दो प्लास्टिक रॉड की रिप्लेस करके मैं यहाँ पे दो ग्लास रॉड लेता हूँ, और इन दो ग्लास रॉड को मैं ये सिल्क का मेटल ले लिया मैंने बेसिकली। इस मैट्रेस में मैंने इनको रब किया, और इस रब करने के बाद पहले ये ग्लास रॉड थी, नॉर्मल ग्लास रॉड थी, ये न्यूट्रल रॉड थी, एक दूसरे कोई रिपल्सन कोई अट्रैक्शन नहीं होगा यहाँ पे। बट जब मैं इनको सिल्क के साथ रब करता हूँ तो बेसिकली क्या होगा, ये आपकी पॉजिटिवली चार्ज होगी, यहाँ से जो चार्ज का ट्रांसफर था वो इसमें होने लग गया, और ये क्या होगी आपकी पॉजिटिवली चार्ज होगी, ये दोनों की दोनों रॉड आपकी पॉजिटिवली चार्ज होगी। और ये जो पॉजिटिव चार्ज हुई बेसिकली, इसका रिजल्ट की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करने लग जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से ये चार्ज जनरेट होता है। ये चार्ज काम करता है आपका कि एक से दूसरे पे जाना बेसिकली। देखना हुआ क्या, अगर ये दो देखो क्या चार्जेस ऐसे नहीं आ सकते थे इस पे, दोनों प्लास्टिक प्लेट थी, मैंने दोनों को रब करना शुरू कर दिया। ओके, प्लास्टिक रॉड थे, दोनों को रब करना शुरू कर दिया, तो क्या चार्ज का ट्रांसफर होगा? नहीं होगा। बेसिकली देखो ये क्या करता है कि जब ये चार्ज का ट्रांसफर तभी पॉसिबल होगा जब एक के पास लैक होगा और एक के पास सफिशिएंट अमाउंट में होगा, एक्सेस अमाउंट में होगा। ओके, एक के पास लैक होगा और एक के पास एक्सेस अमाउंट में होगा। ठीक है, एक लेना चाह रहा होगा और एक देना चाह रहा होगा, कि इस केस में ये हो रहा होगा। ठीक है, तो एक रिलेशनशिप तभी ये चार्ज ट्रांसफर हो पाएगा वो। ठीक है, तो इन दोनों आपस में लोगों को तो कुछ भी नहीं होने वाला, दोनों न्यूट्रल है, ना दोनों देना चाह रहे हैं ना लेना चाह रहे हैं। ठीक है, बट इनके रिस्पेक्ट में मैं जब यहाँ ये फर लाया था तो फर के रिस्पेक्ट में क्या होगा कि ये नेगेटिवली चार्ज बन गए थे मेरे, तो इसका मतलब ये जो चार्ज था यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ आ गया, इन पे आ गया, और ये यहाँ से शिफ्ट होकर के इन पे आ गया, तो ये नेगेटिवली चार्ज बन गया। और इसका क्या मीनिंग है कि इनको थी जरूरत और इसके पास एक्सेस था, तो इसने दे दिया, ये पॉजिटिव बन गया और ये नेगेटिव बन गया, और ये नेगेटिव दोनों बन गए, वो यहाँ पे शो कर दिया मैंने। ठीक है, ये तो ये हो गया आपका रिपल्सन के प्रूफ, और ये कैसे हम लोग चार्ज को लाते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इसके बाद जरा से और जरा डिटेल में जाते हैं, तो देखेंगे आप चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल। ओके, इसको काफी क्लियरली पढ़ेंगे हम लोग, हर बुक अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करती है, हम थोड़ी सी अलग तरीके से समझेंगे। ओके, तो देखना इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो एक बेसिक प्रिंसिपल ये पढ़ाया जाता है आपको बुक्स में कि जैसे आपने देखा होगा कि मास कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग, जैसे मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, वैसे हम चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, बट बाद में जब आइंस्टाइन आए, आइंस्टाइन ने यही मास कंजर्वेशन वाला प्रिंसिपल आपका चेंज कर दिया था। बेसिकली उन्होंने बोला ना मास सिंगली नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हम कि मास को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। हाँ,
मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, और वो डिस्ट्रॉय जब होगा तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि एक सिंगल में मास प्लस एनर्जी कंजर्वेशन होगी यहाँ पे। तो मास को अगर आप डिस्ट्रॉय करोगे तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, और एनर्जी को आप कंबाइन करोगे, बेसिकली वही एनर्जी जो रिलीज हुई है आप कंबाइन करोगे तो वो दोबारा मास में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मास प्लस एनर्जी का कंजर्वेशन होता है, वहाँ पे सिंगली मास का नहीं कंजर्वेशन होता है। बट फिर भी ये चार्ज के केस में जो बता रहा था मैं आपको, ये चार्ज के केस में ये होगा, आप चार्ज को ना तो जनरेट कर पाएंगे, खुद नहीं बना पाओगे, और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर पाओगे। ये कई बुकें चार्ज कंजर्वेशन के प्रिंसिपल को इस तरीके से बताते हैं, जो इनकम्प्लीट है, इसमें कई सारी चीजें लगी हैं। तो देखो the algebraic sum, चार्ज कंजर्वेशन का प्रिंसिपल बोलता है the algebraic sum of all the electric charges in any closed system is constant, ओके। क्यों किसी को क्लोज सिस्टम में जो algebraic sum है बेसिकली चार्जेस का, वो कांस्टेंट बनने वाला है। इसका क्या मीनिंग है, कुछ और डिटेल में जाते हैं। इट मीन दैट इन आइसोलेशन ऑफ अ सिस्टम नो चार्ज इज गेन और लूज, ठीक है, कोई चार्ज गेन और लूज नहीं होगा आइसोलेशन में, ओके। इसको और डिटेल में जानने के लिए देखना, अगर यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे चार्ज का लॉस कहीं नहीं, बेसिकली कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है जो चार्ज को यहाँ से अट्रैक्ट करे या फिर एक्सेलरेट में दे सके, ठीक है। तो आइसोलेशन में हो गया। तो आइसोलेशन में क्या है, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर लूज करता है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन कोई दूसरे के पास अगर जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, ओके। तो देखो इसका मतलब है कि ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हुए तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे। ये ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुए और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ही पहुंचे और 1 इलेक्ट्रॉन कहीं बीच में गुम हो गया या डिसअपियर हो गया, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। ये 3 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन का केस ऐसा नहीं बनेगा। ये 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे इस तरीके से, ओके। ये या फिर इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिले हैं तो इसने 3 इलेक्ट्रॉन ही लूज किए होंगे, ओके। ऐसा नहीं कि इसने 2 किए तो इसको 3 मिल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। एक तो यही प्रिंसिपल हो गया चार्ज कंजर्वेशन का, और दूसरा एक और इसमें आएगा आपका कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ओके। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ओके। क्वांटाइज्ड का मतलब ये एक आपका आएगा जो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ये होल नंबर्स में जाएगा। होल नंबर्स के लिए इंटीजर्स मल्टीपल होगा चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो आपका वो इलेक्ट्रॉन का इंटीजर मल्टीपल होगा। इसका ये मीनिंग हो गया कि जो चार्ज की जो बेसिक बिल्डिंग यूनिट है, बेसिकली जहां से चार्ज डेवलप हो रहा है, बेसिकली इस चार्ज को हम बात करेंगे तो वो 1 इलेक्ट्रॉन से होगा, उससे छोटा कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि 0.5 या हाफ इलेक्ट्रॉन, 1 होल इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ भी नहीं। तो 1 इलेक्ट्रॉन इज द मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ दैट मटेरियल, ओके। तो ये देखो 1 इलेक्ट्रॉन है, मैं जो 2 इलेक्ट्रॉन कर सकता हूँ, 3 कर सकता हूँ, 5 कर सकता हूँ, बेसिकली इस तरीके से, ठीक है। तो 1.5 या 3.5 या 2.6 ऐसा कुछ भी नहीं लिखूंगा, ओके। ये है आपका चार्ज क्वांटाइजेशन, ओके। ये चार्ज आपके इलेक्ट्रॉन के क्वांटाइजेशन में इस तरीके से रहेगा, ओके। और ये तो हमने देखा। इसके बारे में, हाँ, जरा सी अब इसके बाद ये जरा सी चार्ज के बारे में बातें होगी। अब जरा सी कूलॉम्स लॉ के बारे में आपको जरा डिस्कशन देता हूँ। कूलॉम्स ने कैसे ये लॉ बताया और क्या है इस लॉ के बारे में, ओके। और क्या क्या है इसमें कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ कूलॉम्स लॉ, ये कूलॉम्स लॉ क्या है देखना जरा, स्टेटमेंट सुनना जरा। फॉर पॉइंट चार्जेस चार्ज बॉडी दैट आर वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन विद द डिस्टेंस आर बिटवीन देन कूलॉम्स फॉर्म और फाउंड दैट द इलेक्ट्रिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो उसने क्या बोला, जो चार्ज बॉडी, अच्छा देखो आपको याद होगा मैंने ग्रेविटेशन फोर्स में भी ये बात कही थी कि जब भी हम 2 ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो वहां जो मास ले रहे थे 2, तो उस मास को हम, और मास वाले जो ऑब्जेक्ट है उन्हें हमेशा हम पॉइंट मासेस ले रहे थे, ओके। और ये पॉइंट मासेस आपको याद होगा, पॉइंट मासेस हम कैसे बना सकते थे, किसी ऑब्जेक्ट को याद होगा। तो वही चीज जब हमने यहाँ पॉइंट मासेस लिए थे, यहाँ पे भी हम वही पॉइंट चार्जेस ही लेने वाले हैं, कोई अलग बड़ा सा चार्ज या कोई वो नहीं, ठीक है। ये पॉइंट चार्जेस हैं। अब मैं बताऊंगा पॉइंट चार्जेस क्या होगी। इस पॉइंट चार्ज को अपने देखना है कैसे। तो देखो कोई छोटा सा चार्ज है छोटा, मेरा ये चार्ज है, इसकी कुछ भी इलेक्ट्रॉन है, इसका साइज जो भी है, इसकी रेडियस जो है छोटी है बेसिकली। तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो डिस्टेंस है 2 चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है ये काफ़ी बड़ी होनी चाहिए।
तो जब बड़ी होगी तो इसके रिस्पेक्ट में ये छोटा हो जाएगा। अगर ये चार्ज मेरा इतना बड़ा है और ये दूसरा वाला चार्ज भी इतना बड़ा है, तो इनके बीच के डिस्टेंस काफ़ी नेग्लिजिबल, काफ़ी इनके रिस्पेक्ट में, इनके रेडियस के रिस्पेक्ट में अप्रॉक्स बराबर होने जा रही है। तो इस केस में ये पॉइंट चार्ज नहीं रह जाएंगे और इस केस के लिए हम नहीं लगाएंगे ये फोर्स। ओके, जब ये लगाना होगा हमें, तो यहाँ पे आपको न्यूक्लियर फोर्सेस की बात करनी पड़ेगी और सबका कुछ और चीज़ें हमें स्टडी करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे देखना आप, ये नेगेटिव है, सॉरी ये चार्जेस हैं, बट ये चार्ज के रिस्पेक्ट में, साइज के रिस्पेक्ट में इन दोनों के बीच के डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है। तो जब ये केसेस हो जाएंगे कि देखो, तो इस केसेस में ऐसे कुछ केसेस हो जाएंगे जहाँ पे चार्ज के साइज के रिस्पेक्ट में इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ी आने वाली है, तो इसे हम बोलेंगे बेसिकली पॉइंट चार्ज। ओके, बट यही चार्ज जिन्हें मैं पॉइंट चार्ज नहीं बोल रहा था, अगर एक यहाँ पे था और एक यहाँ पे आ गया बेसिकली, ठीक है, तो ये यहाँ पे काफ़ी बड़ा चार्ज था होगी। तो देखो, अगर यही दो चार्ज जो मैं यहाँ पॉइंट चार्ज नहीं ले रहा था, अगर मैं काफ़ी दूरी पे ले लेता हूँ, तो ये अब मेरे पॉइंट चार्ज होने वाले हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस इसके साइज के रिस्पेक्ट में देखो कि आप बहुत बड़ी है, ठीक है, तो ये पॉइंट चार्ज बन जाएंगे अंदर। ओके, ये केसेस होगी। तो कूलॉम ने एक स्टेटमेंट दी थी कि, और इसने ये स्टेटमेंट काफ़ी वर्क किया था इस पे, तो उसके बाद स्टेटमेंट निकाली। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स, अब जो इसने बोला कि दो चार्जेस होंगे आसपास रखे हुए, तो ये एक दूसरे पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है, और उस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो दिया जाएगा प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, जो चार्जेस हैं उनके मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई के और जो उनके बीच के डिस्टेंस है उसके 1/r², ये 1/r², बेसिकली इनवर्स स्क्वायर ऑफ r², इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², इस तरीके से हो जाएगा। और आपको पता है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाऊंगा मैं, तो एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा तो कांस्टेंट लाना पड़ेगा कि, तो Q1 Q2 बाई r², और ये आपका जो K है वो आपका 1/4 हाँ, जब मैं चैप्टर में आगे बढ़ूंगा मैं आपको बताऊंगा ये 4π वाला फैक्टर क्यों आ रहा है बेसिकली, ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ वाले केसेस में जनरली ये 4π वाला फैक्टर कहाँ से क्यों आता है, ठीक है। ओके, ये तो हो गया आपका कूलॉम्स लॉ की स्टेटमेंट ये होगी। अब हम देखेंगे जरा सी एक वेरी फेमस क्वेश्चन, इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से ग्रेविटेशन फोर्स से कितना अट्रैक्टिव कितना स्ट्रॉन्ग है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, कि कितना ज़्यादा पावरफुल है। ओके, आपको याद होगा बचपन में आप क्या करते थे, अपने हेड पे ऐसे कॉम रगड़ते थे और उसके बाद क्या करते थे, कुछ पेपर स्टिक लेते थे, पेपर्स लेते थे कहीं पे, और उस पर क्या करते थे, देखते थे आप आपकी कॉम पे वो सारे के सारे पेपर स्टिक हो जाते थे, ठीक है, और देखो वो ग्रेविटी उन पे काम कर रही है, उन पेपर वर्क पे काम कर रही है, फिर भी वो ऊपर आ जा रही है ना। तो बेसिकली वो देखो आपकी वो ग्रेविटी से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये कौन, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि उनको फिर ग्रेविटी पे होने के बाद भी उनको खींच ले रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ आज हम देखेंगे कितने अमाउंट में ग्रेटर है। ओके, तो एक क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। एन अल्फा पार्टिकल द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, ओके, द न्यूक्लियस of helium atom, okay, has mass m equal to 3.2 into 6.64 into 10 to the power minus 6.64 into 10 to the power minus 27 kg, ओके, इतना मास दिया हुआ, ओके, एंड चार्ज Q इक्वल टू एंड चार्ज Q इक्वल टू 3.2 into 10 to the power minus 19 कूलॉम, ओके, कितना दिया हुआ है, क्योंकि ओके, कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक रिपल्सन बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल्स। अब यहाँ पे कंपेयर इलेक्ट्रिकल रिपल्सन बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल्स
with gravitation attraction between them. Okay, gravitation attraction between them. Okay, how to just in the question okay, तो देखो हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो F E जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा वो होगा आपका K Q1 Q2 by R स्क्वायर। और Q1 Q2 क्या है, देखो Q1 Q2 क्या है यहाँ पे देखना। अब क्या लिया हुआ हमने ऑब्जेक्ट, अल्फा पार्टिकल, एन अल्फा पार्टिकल द न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम एटम। ओके, देखो हैज मास इतना दिया हुआ है, ये वैल्यूज दी हुई, कंपेयर द इलेक्ट्रिक रिपल्स ऑफ बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल। ओके, तो दो अल्फा पार्टिकल के बीच में लगने वाले फोर्सेस को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्सेस। ओके, तो चार्ज Q1 की वैल्यू ये इलेक्ट्रिक अल्फा पार्टिकल के दी हुई 3.2 × 10⁻⁹। ओके, ये तो एक Q1 और Q2 क्योंकि सेम अल्फा पार्टिकल है, उसी पे टू अल्फा पार्टिकल है, एक ही अल्फा पार्टिकल एक ही अल्फा पार्टिकल, इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को कंसीडरेशन में ले रहा हूं मैं। तो देखो 3.2 × 10⁻⁹ ये है, तो K टाइम्स 3 × 10⁻⁹ 3.2 into 3.2 into 10⁻⁹ ये हो गया अपॉन R स्क्वायर। ओके, तो सेम डिस्टेंस के लिए मैं सेम डिस्टेंस एक अल्फा पार्टिकल मेरा ये है, एक अल्फा पार्टिकल ये, फिर से बड़ा बनाता हूँ, एक अल्फा पार्टिकल ये है, एक अल्फा पार्टिकल ये है। आप पॉइंट वहाँ से जरूर लेना, पॉइंट ऑब्जेक्ट होने चाहिए, पॉइंट चार्ज होने चाहिए। ओके, पॉइंट ही होंगे, मैं आपको दिखाने के लिए इसे बड़ा दिखा रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया आपका, इस पे चार्ज है आपका 3.2 × 10⁻⁹, इस पे वही ये एक दूसरे से R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, क्योंकि कुछ मासेज होंगे, तो कुछ मासेज होने के केस में अगर इनको कुछ मासेज है तो कुछ मास होने की वजह से ये क्या करने वाला, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा होगा, इन पे ग्रेविटेशन अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा, और उस मास होने के अलावा इन पे चार्जेस भी हैं, तो इन पे रिपल्सन फोर्सेस भी लग रहे होंगे। बेसिकली कौन से वाले, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्सेस लग रहे होंगे। ठीक है, उन्हीं की हम स्टडी करने वाले हैं। अभी मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही निकाला मैंने, और F G निकालता हूँ, ग्रेविटेशन फोर्स निकालूंगा तो G × M, M की वैल्यू आपको दी हुई है 6.64 × 10⁻⁻27 G M1 और M2। M1 ये अल्फा पार्टिकल और M2 ये बेसिकली। ओके, M2 भी वही है आपका 6.64 × 10⁻⁻27 और अपॉन R स्क्वायर। ओके, जब इस पूरे फैक्टर को मैं अगर डिवाइड करना चाहता हूँ तो ये देखो Fe/Fg कर दूंगा मैं, फिर पूरे के पूरे को डिवाइड नहीं करने का स्पेस की जरा शॉर्टेज है, मैं यहीं पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखना आप Fe/Fg निकालता हूँ तो R स्क्वायर सेम डिस्टेंस थी, यहाँ से यहाँ एग्जैक्टली उसी डिस्टेंस के लिए मैं ग्रेविटेशन फोर्स भी कैलकुलेट कर रहा हूँ और उसी डिस्टेंस के लिए मैं इलेक्ट्रिक फोर्स भी कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो ये R स्क्वायर से R स्क्वायर वाली टर्म कटने वाली है, और ये इस तरीके से कुछ फैक्टर आने वाला है। आप इसे सॉल्व करोगे तो मैं क्वेश्चन को जरा अरेंज कर रहा हूँ, इस साइड सॉल्व करने वाला हूँ इसको। सॉरी, 3.2 × 3.2 × 10⁻⁻38 ओके, और इंटू K डिवाइडेड बाय 6.64 × 6.64 × 10⁻⁻54। ओके, ये आपका आ गया Fe/Fg, और यहाँ पे एक टर्म और G/K/G, ये K आएगा आपका और ये आएगा आपका G की वैल्यू और K की वैल्यू भी रखूंगा मैं यहाँ पे। Fe/Fg इक्वल टू K की वैल्यू आपकी 9.09 और इंटू 10⁻9 9.9 ले लूँगा मैं। ओके, और इंटू 3.2 × 3.2 × 10⁻⁻38। ओके, और ये G की वैल्यू आपको बता, G की वैल्यू कितनी लिखें मैं एग्जैक्टली करेक्ट कर 6.67 × 10⁻⁻9 into 6.64 into 6.64 into 10⁻⁻54। ओके, इस फैक्टर को आप अगर सॉल्व करोगे, इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आने वाला आपका
एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल टू, उसको आप सॉल्व करोगे केवल तो ये आ रहा है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, 3.1 इंटू 10 टू द पावर 35 के रेंज में, इस तरीके से आ रहा है ये। तो अब देखो ये आया है, तो अगर मैं यहाँ से फोर्स कैलकुलेट करूँ, एफ ई कैलकुलेट करूँ, तो एफ ई इक्वल टू 3.1 इंटू 10 टू द पावर 35 टाइम्स एफ जी। तो देखो एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आप इस केस में देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना ज्यादा आ रहा है, 10 टू द पावर 35, मतलब 35 ऑर्डर का आ रहा है। देखो आप 10 टू द पावर 35 के ऑर्डर का उतना ज्यादा है ग्रेविटेशन फोर्स से, एफ और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका उतना ज्यादा आ रहा है बेसिकली। देखो अगर ए इक्वल टू 1/4 टाइम्स, सॉरी मल्टीप्लाई है, इसे मल्टीप्लाई करना है या 2 टाइम्स समथिंग एक्स, तो x की वैल्यू, x छोटा है कि बड़ा, ये कैलकुलेट करना हो तो x इक्वल टू 8/2, देख लो ना x कितना है 4, तो ये आपका ये वाला टर्म बड़ा है, इसका मतलब ये छोटा है, तो वही चीज आप देखोगे ये fg इतने टाइम्स छोटा है इस चीज से। ओके, तो देख पा रहे हैं आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नेचर में कितना बड़ा होता है, कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये ग्रेविटेशन के रिस्पेक्ट में। ओके, ये चीज। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतने काफी है, कल हम दोबारा मिलेंगे अगर वीडियो सही बनी है तो। Oh my God.